हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे द न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या था भाई? हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग में 5 स्टेप्स होती हैं, 5 स्टेप्स। द पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकेंड स्टेप जो हमने पढ़ी थी दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। थर्ड स्टेप वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सीधा मतलब ये है जब ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आ चुकी है। नाउ अब ये जो ऑक्सीजन है आपको इसका ट्रांसपोर्ट करना है ऑल ओवर द बॉडी। सिमिलरली अगर टिश्यू के लेवल पर देखें तो टिश्यू में क्या हुआ है, टिश्यू ने सारी की सारी ऑक्सीजन ले ली है और ब्लड में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको वापस से एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। अगर मैं पूरी स्टोरी लिखूं तो हुआ क्या है, एल्वियोलाई के लेवल पर क्या हो चुका है, एल्वियोलाई के लेवल पर ब्लड हो चुका है ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपको वेरियस टिश्यूज तक पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है, टू एट द लेवल ऑफ वेरियस टिश्यूज। और टिश्यूज के लेवल पे जो ब्लड है वो हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो चुका है, वो हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो आपको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। दिस इज द होल साइकिल दैट कंटिन्यूज इन द बॉडी। और इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं अंडर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कि हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अकर। अब जब एक बार ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो फिर से एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन, ये वाला एक्सचेंज हो चुका है, अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन ये एक्सचेंज होगा, द फोर्थ स्टेप, एंड फाइनली द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. So let's study the transportation of gases. It is the transport of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide from alveoli to the systemic tissue and vice versa. तो क्या मतलब है भाई ट्रांसपोर्टेशन का? सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन करना है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमें करना है फ्रॉम एल्वियोलाई टू द सिस्टमिक टिश्यू। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को पहुंचाना है वेरियस टिश्यूज तक, और वाइसा वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पहुंचाना है फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। कार्बन डाइऑक्साइड को हमें पहुंचाना है फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। दिस इज व्हाट दे मीन बाय वाइसा वर्सा। ओके, समझ में आ गई कहानी? सो ये क्लियर हो गया कि कौन सी दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से कहाँ होना है, ये भी हमें क्लियर हो गया। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होना है? इट इज हैपनिंग फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स से एल्वियोलाई से हो रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टू सम टिश्यूज। नाउ जो भी सपोज ब्लड में 100% ऑक्सीजन है, अभी ब्लड 100% ऑक्सीजनेटेड है। ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है? 100% ऑक्सीजन। तो अब ये 100% ऑक्सीजन जो है इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्यों इसके पास ऑप्शंस है? देखते हैं क्यों इसके पास ऑप्शंस है। क्योंकि ये सपोज हमारा ब्लड है। अब ब्लड एक फ्लूइड होता है ना, तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी आरबीसी है, ऐसे बनाती हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्लड के अंदर बहुत सारी आरबीसी है, ब्लड के अंदर बहुत सारी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी को वाइट बनाने दो, रुको। ब्लड के अंदर बहुत सारी डब्ल्यूबीसी भी हैं, ये लो वाइट कलर की डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट्स भी हैं। साथ साथ में ब्लड एक फ्लूइड है, तो जब फ्लूइड होता है वो होता है ब्लड का प्लाज्मा। तो मतलब कि ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं यार। ब्लड में एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा बोल रहे हैं, ब्लड में आरबीसी है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी है, ब्लड में प्लेटलेट्स हैं। तो अब ये जो 100% ऑक्सीजन है इसके पास तो कई सारे ऑप्शंस हो गए ना कि वो कैसे जाएगी। हो सकता है वो प्लाज्मा में मिक्स होकर फिर चली जाए, हो सकता है वो आरबीसी के ऊपर बैठ के चले जाए, हो सकता है वो डब्ल्यूबीसी के ऊपर बैठ के चले जाए, हो सकता है वो किसके ऊपर बैठ के चले जाए, वो प्लेटलेट के ऊपर बैठ के चले जाए। ऑक्सीजन के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए। बट ऑक्सीजन कौन से दो ऑप्शन फॉलो करता है? ऑक्सीजन पहला ऑप्शन जो फॉलो करता है इट इज इन फिजिकल सॉल्यूशन। तो पहला जो ऑप्शन होता है 100% ऑक्सीजन के पास, उसमें से जो 3% ऑक्सीजन है, 3% ऑक्सीजन वो डिसॉल्व हो जाती है इस प्लाज्मा में, एंड डिसॉल्व होके ब्लड प्लाज्मा के साथ वो बॉडी में अलग अलग लेवल टिश्यूज तक पहुंच जाती है। तो आउट ऑफ 100% 3% डिसॉल्व इन प्लाज्मा, एंड रिमेनिंग 97%
जो रिमेनिंग 97% बचा 100% में से, वो ट्रैवल करता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ना ये ऑक्सी तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन से आ रहा है, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो जिसको हीमोग्लोबिन नहीं पता तो वो यहाँ सुन ले, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो होती हैं वो रेड कलर की क्यों दिखती है? आरबीसी पूरी रेड कलर की इसलिए दिखती है बिकॉज आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, and this hemoglobin is responsible for transport of gases। इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो भाई क्या ऑप्शन, दो ऑप्शन फॉलो करे ऑक्सीजन ने। पहला 3% तो उसने अपना डिसॉल्व कर दिया प्लाज्मा में, एंड रिमेनिंग 97% जो ऑक्सीजन था वो कंबाइन हुआ आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ, और उसने मिलकर बना लिया HbO2 विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है थ्रू या फिर एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? ओके, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पहली बात तो कहाँ से कहाँ होना है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। टिश्यू से निकल कर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड में, एंड ब्लड अब वापस से आएगा लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होना है? इट हैज टू हैपन फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, टिश्यू से लंग्स तक होना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ये इसके पास भी इतने सारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड तो वही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑप्शन थे, या तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाए, या तो आरबीसी के ऊपर बैठ जाए, या तो डब्ल्यूबीसी के ऊपर बैठ जाए, या फिर प्लेटलेट्स के ऊपर बैठ जाए, कहीं भी किसी के ऊपर अंदर डिसॉल्व होकर कुछ भी करके किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रैवल कर सकता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने चूज करे 3 मोड्स। कौन कौन से 3 मोड्स? नंबर 1 एज कार्बोनिक एसिड। फर्स्ट मोड जो यूज करा कार्बन डाइऑक्साइड ने, इट इज एज कार्बोनिक एसिड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनिक एसिड? एज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन जो ऑप्ट करा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ने, दैट इज एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड थर्ड ऑप्शन जो ऑप्ट करा एज बाइकार्बोनेट, एज बाइकार्बोनेट। तो भाई क्या क्या हो रहा है? कार्बोनिक एसिड की बात करें, H2CO3 के फॉर्म में डिसॉल्व होके और सीधे ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जा रहा है विद द H2O प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, और उसके साथ में सिंपल ट्रैवल कर ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम बात करते हैं एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो क्या हो रहा है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है CO2 प्लस H2O, और वो मिलके बना रहा है HbCO2। दिस इज नोन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। This is known as carb amino hemoglobin. And lastly as bicarbonate. So what do you understand by bicarbonates? HCO3, HCO3। मैं आपको बोलूंगी, आप इसकी जगह आप याद रखो by dissolving in plasma। आप ये याद रखो, पहला जो मोड फॉलो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। तो इतना कितना? 7%। 7% जो है इट इज ट्रैवलिंग बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। देन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इट इज 23%। अगेन 100% है ना, अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें से 7% कैसे जा रहा है? प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। 23% कैसे जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जा रहा है और बना ले रहा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बाकी जो बचा हुआ 70% है, बाकी जो बचा हुआ 70% है, it is transporting in form of bicarbonates. The 70% remaining 70% it is traveling in form of bicarbonates. तो भैया क्या समझ में आया कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट हैपेंस एज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है? इट हैपेंस इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। समझ आई कहानी? तो अभी तो हमने बहुत ही बेसिक कहानी देखी कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, लंग से टिश्यू, किस फॉर्म में होती है? डिसॉल्व फॉर्म में 3%, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से लंग 3 फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर 7%, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की तरह 23%, एंड लास्टली कार्बोनेट्स के फॉर्म में मैक्सिमम दैट इज 70%। इतनी सी अभी हमने बात पढ़ी है।
अब शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहले हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फिजिकल सोल्यूशन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कितना होता है, 3%। तो 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चला जाता है। As oxyhemoglobin, the 97% of oxygen is transported by hemoglobin. Now, what is hemoglobin? It is red colored iron containing pigment in RBC. On RBC नहीं बोलूँगी मैं, इसको in RBC बोलूँगी, because hemoglobin is present inside RBC. That is why they appear red in color. Because RBC normally cell है, red blood cell. But why they are red? बिकॉज उनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच कंपाउंड होता है, आयरन रिच पिगमेंट होता है जो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज एंड सब कुछ आपको क्लियर हो गया, 3% एंड 97%। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो भाई ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब बनता है? 97% ऑक्सीजन ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है। कब बनता है? व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? किसी भी प्रोसेस को आप रिवर्सिबल कब बोलते हो? कि अभी सारी सिचुएशन फेवरेबल थी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि कभी इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन को ब्रेक करके वापस से हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग करना पड़े। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? और रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना, इट इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। हीमोग्लोबिन के साथ टेम्पररी रिवर्सिबल स्टेट में टेम्पररी ऑक्सीजन जुड़ गई है। ये परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है, ऐसी टेम्पररी दोस्ती है, काम की दोस्ती है बस, पक्की दोस्ती नहीं है। So this process is called oxygenation. Now hemoglobin has 4 heme units. So each hemoglobin can carry 4 oxygen molecule. अब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आपको पता है तो भाई क्या होता है? हीमोग्लोबिन में एक तो बीच में हीम होता है और साइड में ग्लोबिन की चेन्स होती हैं। क्या क्या होता है? हीम होता है एंड ग्लोबिन चेन होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं हीम की, तो ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम, 1 2 3 4। अब अगर 4 हीम होते हैं तो इसीलिए हर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब मैं पूछूं हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? एटम तो भैया O2 होता है, O2। तो 8 ऑक्सीजन एटम, 8 ऑक्सीजन एटम। मत कंफ्यूज हो तुम, तो सीधा इतना याद रखो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम एंड 4 ग्लोबिन चेन। तो उसमें हीम होता है सेंटर मॉलिक्यूल, ये जो है आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द हीम, एंड जो साइड में दिख रही है, दिस आर द ग्लोबिन चेन्स। अब जो हर एक हीम है वो एक ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो एक ऑक्सीजन O2 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 O2, तो टोटल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2? टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. So one hemoglobin molecule can carry 4 molecules of O2. Can carry 4 molecules of O2. और आप मुझे बताओ अगर हमें फॉर्मेशन कराना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे? सो बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। Number 1, partial pressure of oxygen. Number 2, partial pressure of carbon dioxide. Number 3, H plus ion concentration. Number 3 कौन सा factor है? The H plus ion concentration, third factor. And fourth is the temperature. तो आप सीधे से जो थंब रूल बता रही हूँ वो याद रखो। अगर आपको फॉर्मेशन करानी है किसकी? ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, आपको HbO2 बनाना है, तो सीधी सी बात सिर्फ ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप कर दो हाई, रिमेनिंग ऑल द फैक्टर आप उनको कर दो कम। क्या करा मैंने? मुझे क्योंकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना था तो मैंने ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कर दिया ज्यादा,
बाकी ऑल द रिमेनिंग 3 फैक्टर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मैंने इन तीनों चीजों को कर दिया कम। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा? व्हाट विल बी द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? आप मुझे बताओ कहाँ बनना चाहिए? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। कहाँ बनता है? एल्वियोलाई में। इन एल्वियोलाई क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज हाई PCO2, लो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। तो एल्वियोलाई में जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी क्या फेवर करती हैं? एल्वियोलाई में जो भी कंडीशंस हैं ऑल ऑफ देम आर फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो सब क्या फेवर कर रहे हैं? ऑल ऑफ देम आर फेवरिंग कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए, फॉर्म हो जाए। एंड these factors favor the formation of oxyhemoglobin। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है भैया, बढ़िया, समझ में आ गया, हमें तो बहुत मजा आ गया। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में होता है, 3% सॉल्युबल इन प्लाज्मा एंड 97% एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। अब हमने ये देखा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता कहाँ है? तो बनता है वो एल्वियोलाई के लेवल पर। क्यों बनता है? बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, रिमेनिंग 3 फैक्टर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तीनों कम होते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटता कहाँ है? आपने ये तो देख लिया कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं HbO2। ये तो कहाँ होता है? लंग्स में होता है। ठीक है भाई, मजा आ गया। एल्वियोलाई में होता है। कब कब होता है? हमने कंडीशंस भी देख ली। अब अगर मैं पूछूं ये उल्टा प्रोसेस कहाँ होगा, मतलब कि HbO2 टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कहाँ कन्वर्ट होगा? तो ये होता है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। कहाँ होता है ये प्रोसेस? दिस प्रोसेस अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज में क्या हो जाता है? टिश्यूज में क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दो। इन टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। बाकी तीनों फैक्टर आप देखो बढ़ गए। बाकी तीनों फैक्टर क्या हो गए? बढ़ गए। सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट टू रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है और बना लेता है हीमोग्लोबिन एंड सब कुछ। तो ये जो रिएक्शन है, अब इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन, कहाँ हो रही है? जल्दी बोलो। दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन एल्वियोलाई। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ हाई होना चाहिए, PCO2। बाकी ऑल द 3 फैक्टर्स, PCO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, साथ साथ में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होनी चाहिए। अगर मैं यही उल्टा प्रोसेस पूछूं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट के ये ऑक्सीजन को कहाँ रिलीज कर रहा है? सो दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन टिश्यूज। टिश्यूज में हो रहा है। और कंडीशन क्या क्या चाहिए? सिर्फ PO2 कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, बाकी PCO2 हाई होना चाहिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस है। बस आपको याद रखना है फॉर्मेशन एल्वियोलाई में क्यों हो रहा है। आप जाके वो एक चार्ट जो आपके NCERT में दिया गया है इन द सेक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप उसमें देखो पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का कि कार्बन डाइऑक्साइड का? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो भाई यहाँ पे बनेगा। और अगर टिश्यू के लेवल पर आओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए वहां पे वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाएगा। सो क्लियर? समझ में आई ये सारी कहानी आपको कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे ब्रेक होता है, एंड व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस बाइंडिंग। तो क्या 4 फैक्टर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, partial pressure of carbon dioxide, H plus ion concentration and temperature. These are the 4 factors which are affecting the binding of the oxygen with tissue. And so every 100 ml of oxygenated blood, हर 100 ml oxygenated blood में कितना ऑक्सीजन होता है? 5 ml of oxygen होता है। तो और 100 ml of oxygenated blood है तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरा 100 ml ऑक्सीजन ही है। नो, it contain 5 ml of oxygen, 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. Clear? Everything? Okay. तो अब अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, so there is a curve known as oxygen hemoglobin dissociation curve. कौन सा कर्व होता है? एक कर्व होता है जिसे आपके NCERT में दिया है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ग्राफ कैसे बनता है, वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे लेते हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और आप एक्स एक्सिस पे लेते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपने लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है सिंपली PO2, और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ वाई एक्सिस पे ये है, सीधी सी बात ये है कि अगर अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 20 है, 20 mmHg है, 20 mmHg है, तो कितना ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया है। टोटल जो हीमोग्लोबिन है वो कितना सैचुरेट हो सकता है, हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो 100% हो सकता है, 100% सैचुरेशन हो सकता है। आप इसे 100% सैचुरेशन कब बोलोगे, जब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इससे आके जुड़ जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आके एक हीमोग्लोबिन से जुड़ गए, तो आप बोलोगे इसका 100% सैचुरेशन हो गया है। 50% सैचुरेशन कब बोलोगे आप, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़े होंगे। 25% कब बोलोगे, जब एक मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। 75% कब बोलोगे, जब 3 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। सो देयर इट इज इंडिकेटिंग द परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है, अभी एक मॉलिक्यूल भी पूरा नहीं जुड़ा है तो आप लेस देन 25 बोलोगे, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को निकाल लेते हो। समझ में आया। So the graph plotted between oxygen, partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin, this is known as oxygen hemoglobin dissociation curve. किस शेप का होता है, it is a sigmoid curve obtained when percent saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. तो हम क्या कर रहे हैं, हम percentage saturation of hemoglobin को प्लॉट कर रहे हैं विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें एक सिग्मॉइड शेप का कर्व ऑब्टेन हो रहा है। किस शेप का कर्व ऑब्टेन हो रहा है, सिग्मॉइड शेप कर्व। नाउ इट इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर। हम इस कर्व की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं वेरियस फैक्टर, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर। क्या क्या फैक्टर थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से ये सारे फैक्टर स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको अभी ये ग्राफ दिख रहा है, आपकी बुक का ग्राफ है, ठीक है। मैं बोलूँ 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन किस प्रेशर पे हुआ है, तो मतलब आप देख पा रहे हो 50 यहाँ पे आएगा, लेबलिंग नहीं है, बट 50% जो सैचुरेशन है, दिस इज यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है अराउंड 50% सैचुरेशन है, वो किस वैल्यू पे हुआ है, मैं लिख दे रही हूं कि जो 50% हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो हुआ है एट समवॉट 28 mmHg। किस प्रेशर पे हुआ है, 28 mmHg। किस प्रेशर पे हुआ है, 28 mmHg। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 28 mmHg पे नॉर्मल कंडीशन है, तो 50% इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं P50। क्या बोलते हैं इस वैल्यू को हम लोग, P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू क्या होती है, P50 इज द पार्शियल प्रेशर। P50 वैल्यू क्या कहलाएगी, 28 mmHg, तो इस ये कहलाती है P50 वैल्यू, P50। तो P50 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन सैचुरेशन डन बाय 50%। वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो जाए, जिस पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाए। चलो ठीक है, अब इस ग्राफ से यार चेंजेस कैसे निकालते होंगे, चलो देखते हैं यार कैसे निकालते हैं इस ग्राफ से चेंजेस। मैं बोल रही हूँ ये जो पूरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था ये शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स राइट। हम बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं द राइट शिफ्ट एंड द लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये ग्राफ इस साइड को मूव कर गया, नीचे की साइड, जैसे कि ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, so this is right shift, this is right shift, and if this graph moves like this, so this is left shift। ये क्या कहलाता है, left shift। तो right shift और left shift, ठीक है, आपको दिख रहा है, अगर नीचे मूव कर गया तो राइट शिफ्ट, ऊपर चला गया तो लेफ्ट शिफ्ट, इधर और इधर। अब दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, समस्या क्या है, चलो हम तीनों चीजें समझते हैं, दिक्कत, परेशानी और समस्या। मैं बोल रही हूँ राइट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट स्टडी करते हैं पहले। आप अगर राइट शिफ्ट में देखो, राइट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट में ये जो 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है ये किस पार्शियल प्रेशर पे हो रहा है, चलो देखते हैं P50 वैल्यू कितनी हो गई है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो P50 वैल्यू जो है
वो हो चुकी है ऑलमोस्ट अराउंड हो चुकी है, इट इज 49, अराउंड इट इज 48 और 49 mmHg। मतलब कि जो P50 वैल्यू है वो बढ़ गई। P50 वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। P50 वैल्यू बढ़ जा रही है, मतलब अब ज्यादा पार्शियल प्रेशर देना पड़ रहा है, तब जाके जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेट हो रहा है। अभी वो 28 mmHg पर ही 50% सैचुरेट हो जा रहा था, अब हमें उसे 48 mmHg देना पड़ रहा है, तब जाके वो 58% सैचुरेट हो रहा है। तो मतलब राइट शिफ्ट हमें क्या इंडिकेट कर रही है? राइट शिफ्ट इज इंडिकेटिंग डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो राइट शिफ्ट हमें क्या इंडिकेट करता है? राइट शिफ्ट हमें इंडिकेट करता है डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई है। और वो क्यों हो गई होगी? बिकॉज आपको पता है 3 फैक्टर, क्या क्या बढ़ गया होगा? PCO2 बढ़ गया होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, और टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा। इसीलिए ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई। समझ में आई बात? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की टेंडेंसी कम हो गई। सो अगर राइट शिफ्ट हो रही है, राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? राइट शिफ्ट इज इंडिकेटिंग डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। अब सिमिलरली हम लोग लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं। चलो राइट शिफ्ट को हमने डिस्कस कर लिया, अब लेफ्ट शिफ्ट में जस्ट उल्टा करते चलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 50% हीमोग्लोबिन कब सैचुरेट हुआ है। चलो आ जाओ लेफ्ट शिफ्ट पे। लेफ्ट शिफ्ट पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस पॉइंट पे अराउंड 18 mm ऑफ Hg पे, अराउंड 18 mm ऑफ Hg पे हमारा P50 वैल्यू आ गई है। तो क्या समझ आ रहा है भैया? लेफ्ट शिफ्ट से हमें, लेफ्ट शिफ्ट से ये समझ आ रहा है कि पहले जो हमें 28 mmHg पे मिल रहा था P50 वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में, अब वो वैल्यू हमको 18 पे ही मिल जा रहा है। मतलब कि सीधी सीधी बात ये है, जो इंक्रीज हो गई है एफिनिटी, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी बढ़ गई है ऑक्सीजन के लिए, वो क्योंकि जल्दी बाइंड कर जा रहा है। और ये एफिनिटी क्यों बढ़ी हुई होगी? बिकॉज 3 फैक्टर्स कम हो गए होंगे। क्या 3 फैक्टर? PCO2 कम हो गया होगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई होगी, एंड टेम्परेचर भी कम हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पर एफिनिटी बढ़ गई है। समझ आ गई कहानी आपको? एवरीथिंग अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना? सो इस तरीके से विथ राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट हम डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको मन करे तो बना लेना, लिख लेना, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। ओके, सो हियर वी आर डन विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अलोंग विद द ग्राफ। तो ऑक्सीजन के लिए हमने सारा कुछ पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे कर रही हूँ इरेज, एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो हम उसकी अगर बात करते हैं, सो क्या होता है इन टिश्यूज? PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म एंड PO2 इज लो। पहली चीज तो जो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो वो कहाँ से कहाँ होना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ होना है भैया? टिश्यूज से, फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। अब आपको पहले से क्या पता है? आपको ये पता है एट द लेवल ऑफ टिश्यू जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है टिश्यूज के अंदर? बिकॉज टिश्यू सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं एनर्जी सिंथेसाइजेस के लिए, और पूरा जब कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। दैट इज वाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है टिश्यूज के अंदर वो लो होता है। इन लंग्स, और अगर हम लंग्स के लेवल की बात करें तो लंग्स में एल्वियोलाई में क्या हुआ है? एल्वियोलाई में तो भाई बहुत सारी ऑक्सीजन अभी आई हुई है, तो इसीलिए लंग्स में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है भाई? इसके कारण सीधी सी बात यह है कि डिफ्यूजन बहुत ईजिली हो जाता है। गैसेस का डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर में डिफरेंसेस के कारण गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ईजिली हो जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, तो वो 3 तरीके से होता है।
पहला अगर हम बात करते हैं तो एज कार्बोनिक एसिड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोनिक एसिड? मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको याद रखो एज डिसॉल्व फॉर्म, एज डिसॉल्व्ड फॉर्म। मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में याद रखने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, अभी आपको देखो समझ आएगा। डिसॉल्व फॉर्म, तो डिसॉल्व फॉर्म किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में डिसॉल्व होके पहली तरीके से तो ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड जो टाइप होता है, सेकेंड जो मेथड होता है, इट इज थ्रू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इट इज थ्रू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड लास्टली एज बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे कितना होता है? 7%। यहाँ पर कितना होता है आप बताओ जल्दी से? 23%। और यहाँ पे जो होता है वो होता है 70%। हाउ मच? 70%। सो इन दिस थ्री टाइप्स, इन तीन तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब एक एक करके तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो आपको पता है 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, एंड फॉर्म प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट? 7%। क्लियर? कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी आधों के मन में तो ये डाउट आ रहा होगा कि मैम जैसे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे थे, वैसे ही CO2 और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना रहे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना रहे। मैं बोलूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहे, बल्कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं? यहाँ बना रहे हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? व्हेनेवर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, so here we get carboxy hemoglobin। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में बन रहा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो रही है। सो दिस कंडीशन कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी। ये कंडीशन क्या क्रिएट कर सकती है? ये कंडीशन क्रिएट कर सकती है टॉक्सिसिटी। सो नॉर्मली आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? CO2 इज कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन एंड इट इज फॉर्मिंग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड ये कितना है? 23% जो कंडक्शन है गैसेस का वो इस फॉर्म में होता है। कितना परसेंट? 23%। क्लियर? समझ में आ गया? तो 7% आपको क्लियर हो गया बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा, 23% बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द रिमेनिंग 70%। तो जो रिमेनिंग 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाय दिस मेथड एज इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो होता क्या है? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है आरबीसी के अंदर। किसके अंदर जाती है? आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर इट रिएक्ट्स विद H2O in the presence of enzyme carbonic anhydrase, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के साथ में रिएक्शन करके बना लेती है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 कहाँ, कार्बोनिक एसिड कहाँ बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया हमारी आरबीसी के अंदर। कार्बोनिक एसिड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट HCO3 एंड H+ इनटू H+ आयन एंड अ बाइकार्बोनेट आयन। तो देखो कहानी कैसी चल रही है, आप इसको ऐसे समझो, ये हमारी आरबीसी है, दिस इज अ आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या हुआ? यहाँ से क्या गया? सबसे पहले अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कंबाइन हुआ वाटर्स के साथ, और इसने मिलके बनाया, क्या मिलके बनाया? इन दोनों ने रिएक्शन करके बनाया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बट H2CO3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो H2CO3 किस में ब्रेक हो गया? बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन। अब क्या होगा? ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये आरबीसी से बाहर निकलकर आ जाता है प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट आयन निकलकर कहाँ आ जाता है? ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये निकलकर आ जाता है प्लाज्मा में। अब इतना सारा जो बाइकार्बोनेट आयन है, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लाज्मा में आता जा रहा है, तो अब प्लाज्मा तो पूरा नेगेटिव हो जाता ना, नेगेटिव हो जाता। ऐसा ना हो इसके लिए प्लाज्मा में प्रेजेंट NaCl भी ब्रेक हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर आता है,
Cl नेगेटिव जस्ट मूव इनसाइड आरबीसी, किसके अंदर मूव कर जाता है, आरबीसी के अंदर मूव कर जाता है और मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा था तो आरबीसी के अंदर गई और ये वाली रिएक्शन हुई, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट बाहर आ गए प्लाज्मा में और क्लोराइड अंदर चले गए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया। कहाँ पे हुआ होगा ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यू, दिस प्रोसेस अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यू, टिश्यू के लेवल पर ये रिएक्शन होती है। अब मैं अगर बात करूं एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई के पास जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके ऊपर बैठ के आया हुआ है, किसके अंदर बंद है, इट इज ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, वो तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप्ड है। और बाइकार्बोनेट कहाँ है, बहुत सारा बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में है। अब जैसे ही वापस से एल्वियोलाई के लेवल पे जाएंगे तो सारा का सारा रिएक्शन उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो सारा का सारा रिएक्शन, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई क्लोराइड बाहर निकलेंगे, वापस से क्लोराइड क्या होंगे, बाहर निकलेंगे आरबीसी के अंदर से। सारे के सारे बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से वापस से आरबीसी के अंदर जाएंगे। अगेन बाइकार्बोनेट एंड H+ विल रिएक्ट टू कंबाइन कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर से अनस्टेबल है तो वो टूट जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इन दिस फॉर्म कंडक्शन एज बाइकार्बोनेट टुक प्लेस। तो एक बार फिर से समझते हैं, अगर ये डायग्राम नहीं समझ आया हो तो एक बार फिर से समझो क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक आपके सामने आरबीसी, ये एक आरबीसी है और जो आरबीसी के बाहर है वो प्लाज्मा है। पहले हम बात करते हैं कहाँ पे, हम बात कर रहे हैं टिश्यू पे क्या हो रहा है, टिश्यू पे क्या हो रहा है। तो टिश्यू में क्या हो रहा है, टिश्यू से CO2 गई अंदर, टिश्यू से CO2 गया अंदर आरबीसी के अंदर, कंबाइन करा किसके साथ में, कंबाइन करा वाटर के साथ में, बना क्या लिया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये वाली रिएक्शन अभी सीधे चल रही है। कार्बोनिक एसिड किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो वो ब्रेक हो गया बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ में। बाइकार्बोनेट आयन निकल के चला गया बाहर प्लाज्मा में, उसने बोला मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं तो जा रहा प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं Na+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर प्लाज्मा में आया है तो वापस से कुछ नेगेटिव चार्ज को अंदर भेजना पड़ेगा टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, तो क्लोराइड चला जाता है सेल के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो गई, एट द लेवल ऑफ टिश्यू हो गई। कहाँ हो गई ये प्रोसेस, एट द लेवल ऑफ टिश्यू हो गई। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, अब आ जाओ एल्वियोलाई पे। तो एल्वियोलाई पे क्या होगा, एल्वियोलाई पे सीधा सीधा चक्कर ये होता है कि PCO2 बड़ा कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, इसलिए ये रिएक्शन ऐसे हुई थी। अब अगर PCO2 कम है तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या होगी, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जो क्लोराइड अभी अंदर आ रहे थे, अब ये क्लोराइड सारे के सारे गए बाहर, वापस आ गए प्लाज्मा में। जब क्लोराइड वापस प्लाज्मा में आए तो बाइकार्बोनेट वापस से अंदर आए, बाइकार्बोनेट वापस से अंदर आके H+ से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लिया। कार्बोनिक एसिड ने रिलीज करा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से निकलकर चला गया एल्वियोलाई में और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। समझ आ गई कहानी, पक्का क्लियर हुआ। सो ये थोड़ा सा सिर्फ लगने में डिफिकल्ट है, बाकी एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको देखो तो, सिर्फ ऐसा दिखता है डरावना सा, बट इट इज वेरी वेरी इजी। सो कार्बोनिक एसिड बनता किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, देन अगेन इट ब्रेक्स इनटू बाइकार्बोनेट्स H+ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, तो होता क्यों ये ब्रेकडाउन, बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज अ हाईली अनस्टेबल एसिड एंड इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अकर। इस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो डाउट को अभी के अभी तुरंत पूछ लो, ठीक है, और जिससे अपने कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। और अगर सब कुछ समझ आ गया है, मज़ा भी आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।